जब कुर्सी बदलती है तो क्या बदलता है? व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ दायित्व बदलता है। आज आवश्यकता है कि ज्योतिष को शिक्षा जगत में वही स्थान मिले का वह अधिकार। इदम लोमम इदम रास्ता स्वाहा। किसी के नाम पे जमीन होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जहाँ कोई पिंड है, कोई एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। क्या ये रतन जो बोला गया वो है, जो मैं ले रहा हूँ वो है? ज्योतिष को हम हमेशा टेक्नोलॉजी के जरिए आगे पेरेंट्स को गाइड कर सके और बच्चों को गाइड कर सके कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। इस पीरियड में आप अपने एयर टिकट्स कैंसिल करा, और उसमें ये भी कहा जाता है कि हमने पहले कहा था उसको नहीं कराया, फला दिन एक्सीडेंट। क्या समय होता है कि जब एक रोग किसी को हो जाता है, वास्तु ज्योतिष को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो ये आपको बता सके कि पिछले जन्मों के आपके कर्म क्या है। एकमात्र ऐप है पूरे वर्ल्ड में जो जुड़वा बच्चों का भेद बता सकती है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। ज्योतिष किसी के जन्म या मृत्यु को नहीं बता सकता। ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जो सीखी नहीं जा सकती और ये ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं आ सकता। नेगेटिविटी आप पे आई है तो मंत्र जाप भी आप ही को करना चाहिए। ये भी इंसान की अपनी जन्म कुंडली में लिखी होती है कि उसको सफलता कब मिलेगी। विजयन जी से मेरी जितनी बार बात हुई है वो दौर भी अलग रहा, मंच भी अलग रहा, बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस हुए। दिल्ली की सियासत हो, देश की सियासत हो, उन्होंने बड़ी बेबाक राय रखी। उनकी एक अलग छवि है, पहचान है, और शानदार वक्ता है। लेकिन अब मेरे लिए भी मजबूरी हो जाती है, आज मंच जो है वो एस्ट्रो का है, आपके आजू में एस्ट्रो, बाजू में एस्ट्रो तो अब चर्चा जो है हमारी इसी के इर्द गिर्द रहेगी। तो सबसे पहले मुझे आज मैं विजयन जी शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा इस पैनल की। आज आप एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं और हम देखते हैं व्यूज के लिहाज से, कंजम्पशन के लिहाज से, लोगों की दिलचस्पी के लिहाज से वास्तु ज्योतिष को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत बड़ी। आप क्या ये कोई एक नया दौर मान रहे हैं या एज बिजनेस पर्सपेक्टिव आप देखते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है, या क्या वजह मानते हैं? या हमारे यहाँ भारत भूमि पर ज्योतिष तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, बिना कुंडली मिलान के कुछ नहीं होता था। आपका नजरिया वर्तमान दौर को लेकर क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये कार्यक्रम आयोजित किया। जहाँ तक आपने बात की ज्योतिष और वास्तु की, वास्तविकता में ज्योतिष और वास्तु ये दोनों भारतीय संस्कृति का मूल है। ज्योतिष तो वेदों का नेत्र कहा जाता है, वेदों के नेत्र हैं। हमारे बीच में अश्विनी चौबे जी बैठे हैं। अब एक अगर वेदों के ज्ञाता उपस्थित हों और जिनका अपना एक सांस्कृतिक जो एक भूमिका है, तो उनके सामने मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैं प्रयास करूंगा। अब वास्तविकता ये है कि जो ज्योतिष है वो पौराणिक भारतीय जो मूल है उसकी आत्मा है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में ये है कि इसको जिस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति का हिस्सा बनना चाहिए वो अभी बाकी है। इसके मानकीकरण तय होने चाहिए, ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक है। इसको अगर हम ये कहें कि ज्योतिष सिर्फ लेकिन आज ज्योतिष के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो शायद कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष के जो वास्तविक प्रभाव है उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। जो कुछ हो रहा है, मतलब जो कुछ हो रहा है, अर्थात कि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं वो ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों को, यानी कि कुछ भविष्यवाणी करना या किसी की के बारे में कुछ बताना, वो उस ज्योतिष से जोड़कर, और बिना ज्ञान के जब ज्योतिष के बारे में कहा जाता है तो उससे भ्रम भी पैदा होता है। और फिर उससे क्या होता है, पूरा ज्योतिष
विश्व जो है, जो ज्योतिष का एक अपनी एक दुनिया है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो बात कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि ज्योतिष शिक्षा और मानकीकरण, ये जो है ये एक सुनिश्चित मानकीकरण पाठ्यक्रम होना चाहिए। और जब तक इसके अध्यापन, परीक्षण और प्रमाणीकरण की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इस विद्या का न समुचित सम्मान हो सकेगा, न इसका समाज को पूरा लाभ मिल सकेगा। आज आवश्यकता है कि ज्योतिष को शिक्षा जगत में वही स्थान मिले जिसका वह अधिकारी है। तो एक तो हमें आज ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ज्योतिष को जो उसका स्थान है भारतीय संस्कृति में, वो हम उसको दिलवाएं। दूसरा मेरा कहना है कि जो विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में और सार्वजनिक नीति में, मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि जब भी इस दिशा में कोई ठोस प्रस्ताव, कोई नीतिगत पहल या कोई विधायी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसके लिए आपके साथ तत्परता से खड़े हैं। इसके लिए कुछ विधायी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकल करके विधायिका का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करे और उसे आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाने में सहयोग दे। आज के युग में उसको प्रासंगिक बनाने के लिए आवश्यकता है कि उसको हम सही दृष्टि से, सही स्थान पर हम उसको स्थापित करें, जिससे आप सभी यहाँ पर जो उपस्थित आचार्यगण हैं, जो वर्षों की साधना और अध्ययन से इस विद्या के संवाहक बने हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप सबकी ये मिली जुली हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आज जो यहाँ विचार होंगे प्रकट और संकल्प लिए रहेंगे, उस ठोस कार्यक्रम योजना के रूप में उसको हम जो है वो तैयार करें। और एक निष्कर्ष इस कार्यक्रम से निकलना चाहिए ज्योतिष और वास्तु के लिए, जो एक, जिसको हम एक वाइट पेपर भी कह सकते हैं, वाइट पेपर हमको आज जरूर तैयार करना चाहिए और उसको सभी संबंधित पक्षों को भेजना चाहिए कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो विचार विमर्श होने के बाद जो इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं, वो निष्कर्ष ये है। और उसमें सभी, मैं तो कहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों को भी भेजना चाहिए, सभी सांसदों को भी भेजना चाहिए और एक वायुमंडल तैयार करना चाहिए कि ज्योतिष को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है उसको हम एक सही दिशा दें और एक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, और जिससे कि जो हमारे वेद का केंद्र और नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को, उसका अर्थ ये है कि ये इतना पौराणिक है कि ये भारत की उस महान ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने का संकल्प होगा जो हजारों वर्षों से इस राष्ट्र की चेतना में प्रवाहित होती रही है। यानी कि ज्योतिष जो है वो हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र है, जो हमारे अतीत में और हजारों वर्ष से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके मूल में इसका स्थान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस अवसर पर हम जो ज्योतिष के साथ जो न्याय होना चाहिए उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। कोई भी देश में एस्ट्रो कॉन्क्लेव होता है और उस दौरान अगर विजयन जी जैसे एक बहुत ही सीनियर राजनीतिज्ञ और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से ये बात आती है कि ये पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यहाँ जितनी फेटर्निटी ज्योतिष से जुड़ी हुई बैठी हुई है वो इसको बहुत साधुवाद इसके लिए देगी, इस पर प्रसन्नता जाहिर करेगी। और आदरणीय अश्विनी जी भी यहाँ पर हैं, तो उन्होंने सुना इस बात को, मैं उम्मीद करता हूँ मार्गदर्शन करेंगे और इस बात को बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। शॉर्ट कमेंट आप दोनों का चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो बात बोली थी ना विजयन जी ने, वो मेरे दिमाग में बड़ी ठनकी। और ये कई लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं जब मैं ज्योतिषाचार्यों से बात करता हूँ, कई अन्य एक्सपर्ट से बात करता हूँ। तो कुणाल जी पहले आप बताएं, क्या वर्तमान में व्यवसायीकरण जो है वो हावी हो रहा है असली ज्योतिष पर? जो आज की आधुनिक लाइफ है उसको अगर देखें तो हावी तो होता जा रहा है, क्योंकि ज्योतिष जो है
वो सही रूप से आज कहीं ना कहीं हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम जो एआई को सुन रहे हैं वो सही ज्योतिष है या हम किसी को मिल रहे हैं वो सही ज्योतिष है। आज एक व्यक्ति एक राशि पर एक बात को सुनता है और दूसरी चैनल को चेंज करने के बाद वो दूसरी बात को सुनता है, तो उसका विश्वास ज्योतिष पर से कहीं ना कहीं इसीलिए तो उठ रहा है कि वो विश्वास किस पे करे। और अगर ज्योतिष का बेनिफिट लेना है तो सबसे पहले उसका आपके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर ज्योतिषी के ऊपर किसी यजमान का विश्वास नहीं होगा तो वो अगर सही उपाय भी कर रहा है, सही रेमेडी भी अपना रहा है, तो भी उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आज की आधुनिक लाइफ है, व्यापार इतना बढ़ता जा रहा है, उसने इतने कमा लिए, एस्ट्रोसेज की 1400 मतलब ये जो बातें जो हो रही हैं वो ऐसी हो रही है कि हर आदमी उसी चक्काचौंध में, अरे यार मैं भी यही सीख लेता हूं, मैं भी यही कर लेता हूं। 100% गलत है कहीं ना कहीं। एक तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि मीडिया जगत ने ज्योतिष के बारे में इतनी चिंता करी, पर दूसरी चिंता ये है उसी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग पनपते हैं जिनको ज्योतिष का जय भी नहीं मालूम। शिक्षा कल विरुद्ध छंद व्याकरण और ज्योतिष ये वेद के अंग हैं। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, अगर हमारे नेत्र अच्छा नहीं देख सकते तो हम उस ज्योतिष को कैसे पढ़ सकते हैं। इसलिए जो माननीय विजेंद्र जी ने बात रखी कि उसे शिक्षा में शामिल करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हैं जहाँ ज्योतिष पर प्रॉपर शिक्षा है, पीएचडी है, आचार्य है और शास्त्री है, आरंभ से पूर्व मध्यमा से लेकर उत्तर मध्यमा तक की प्रॉपर शिक्षा है, लेकिन वो ज्योतिषी आप तक आते ही नहीं है या हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको जो व्यावसायिकरण का जो एक बहुत बड़ा जो हमने एक, आप देखिए, आप एक रील को लाइक कर लीजिए ज्योतिष से संबंधित, आपके पास 200 तरीके की रील उसकी आ जाएगी। अब आप विचार करिए क्या उस पर क्या करना चाहिए। तो एक पंचतंत्र की कहानी है, उसके माध्यम से बताना चाहूंगा। एक हाथी खड़ा था, हाथी के पास में 5 अंधे खड़े थे, एक पैर के पास खड़ा था, उसने पूछा कि हाथी कैसा होता है, उसने कहा खंबे जैसा होता है। जो कान के पास था उसने कहा हाथी कैसा होता है, बोले पापड़ जैसा होता है, पत्ते जैसा होता है। जो सूंड के पास खड़ा था उसने पूछा हाथी कैसा होता है, उसने कहा कि हाथी जो पाइप जैसा होता है। जो पूंछ के पास खड़ा था उसने पूछा हाथी कैसा होता है, उसने कहा डंडे जैसा होता है। ये जो दृष्टिकोण है, जब तक हम शिक्षा के माध्यम से सही ढंग से उसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम उस पर कोई सटीक निर्णय नहीं लेते। अब दोनों बातें हैं इसमें। एक तो ज्योतिष होता है कि जिसे हम दैनिक व्यवहार में काम में लेते हैं। अगर ज्योतिष को मानव के जीवन से हटा दिया जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हम ये भूल जाएंगे आज तिथि क्या है, आज हमारी काल गणना क्या है, आज हमारा पर्व क्या है, आज कितने समय तक, कितने मिनट तक, कितने घंटे तक ये तिथि रहने वाली है। हम अपनी काल गणना को ही भूल जाएंगे। काल गणना का प्रमाणिक कोई सिद्धांत अगर हमारे पास है तो ज्योतिष के गणित के माध्यम से है और संसार में किसी के पास नहीं है। नासा भी अगर अपने प्रक्षेपण करता है तो अच्छे चंद्रमा अच्छे योग में देख करके करता है। और ये जो आपका सफल आयोजन दिख रहा है ना, मैं पूछना चाहूंगा ज्योतिष बंधु बैठे, आज क्या तिथि है भाई, ईमानदारी से बताइएगा। द्वितीया, और नक्षत्र क्या है, देखिए समस्या यहाँ है। तो विषय ये है कि जब तक हम पंचांग को ठीक से नहीं जानेंगे, पंचांग का अर्थ है तिथि वार नक्षत्र योग करण संवत्सर, 60 संवत्सराणाम मध्य अमुक नाम संवत्सरे रोद नाम संवत्सर, ये तो हम भूल गए हैं। अब हमें खाली ये याद रह गया है कि आज मुझे क्या उपाय करना है, किसी तरीके से आज मुझे करोड़पति बनना है। ये जब तक होगा, भाग्यम फलति, माननीय अश्विनी दुबे जी बैठे हैं, मैं भर्तृ सप्तक के 2 सूत्रों पर चर्चा करूंगा। उसमें लिखा हुआ है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। अगर आपके मस्तक पर ब्रह्मा ने लिखा है कि आपको धन मिलने वाला है तो रास्ते में आपके लिए कोई न कोई थैला छोड़ के जाने वाला है। और फिर एक लाइन और लिखी हुई है, प्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। जिसको देवता नहीं जान सकते उसको मनुष्य कैसे। लेकिन इसका एक उत्तर और है, जिसने साधना के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, वेदाध्ययन से, ऋषि परंपराओं का पालन करते हुए विषय का ज्ञान किया है, उनकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में अगर चर्चा करें तो ऐं सरस्वती नमः इस सृष्टि की उत्पत्ति का मूल है।
यानी कि आपके ज्ञान से ही सृष्टि की अभी कुणाल जी ने बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि मनु सूत्रपा की कथा हम सुन रहे थे। मेरा विषय ये है कि ज्योतिष के माध्यम से हम लोक कल्याण कर सकते हैं, हम आने वाली आपदाओं के बारे में सही आकलन कर सकते हैं, हम उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बदल भी सकते हैं। उसके लिए सूत्र दिए गए कि इस कालखंड में, इस क्षेत्र में इस प्रकार की आकाशमंडलीय घटनाओं पर आपको इस प्रकार के अनुष्ठान करने पड़ेंगे। वो वैदिक परंपराओं पर है, वो टोटके और उपाय में नहीं है। आप वर्षा को रोकने की व्यवस्था कब करेंगे? जब इंद्र को प्रसन्न करेंगे, भगवान कृष्ण की छत्र छाया में जाएंगे, जब वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं ना, तब वर्षा रुकती है। उसके लिए आपके नारायण की शरण में जाना पड़ता है। अभी सारे विश्व में अगर हम चर्चा करें तो युद्ध का वातावरण है और बहुत सारे प्रश्न उस पर चलते हैं, इस युद्ध का क्या होगा? आप देखिए, विचार करिए, ये जो संवत्सर है इसका नाम है रौद्र नामक संवत्सर, नाम से ही पता लगता है। लेकिन इस संवत्सर के जो अधिष्ठाता देवता है, जिसे हम राजा कहते हैं, वो बृहस्पति देव है। इसके जो मंत्री हैं वो मंगल है। और काल पुरुष की गणना जब हम करते हैं तो मंगल सही मायने में ज्योतिष काल पुरुष की जब चर्चा करते हैं तो सेनापति है और देवगुरु बृहस्पति राजा की स्थिति में है। दोनों मित्र नहीं है, अति मित्र है, इसलिए कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। लेकिन किसके मैं इसको एक भविष्यवाणी के तौर पर भी लेता हूँ, क्षमा के साथ थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, बड़े दिलचस्पी से सुन रहा था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक पूरा पॉडकास्ट या एक पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपने कई ज्योतिषीय गणनाओं को रखा है। लेकिन पैनल में आप देख रहे हैं कि विजय जी भी मौजूद है और उन्होंने एक बात रखी कि इसको पढ़ाई, जो आप बात कह रहे हैं उसी बात को उन्होंने शायद उसका मूल रखा कि ये जो गड़बड़ियां हो रही है या जल्दबाजी में ज्योतिष के उपाय और चीजें बताई जा रही है, उस पर लगाम तब लगेगी जब उस शिक्षा पद्धति का वो महत्वपूर्ण हिस्सा बने। लेकिन विजय सर, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो सुबेश जी ने कही है कि ऑलरेडी कई संस्थान है, संस्कृत विद्यापीठ है हमारे पास, भारतीय, बहुत सारे ऐसे, मैं उन लोगों से मिलता भी हूँ जो वहां से पढ़ते हैं, और आजकल तो मीडिया की भी बड़ी दिलचस्पी है। आप इसमें ठीक करूंगा, अभी बीएचयू जैसे संस्थान ने वार्षिक कोर्स प्रारंभ किए, जो है अर्धवार्षिक कोर्स पूरी प्रारंभ किए, लेकिन हम वहां पढ़ना नहीं चाहते। उसके लिए हमें मूल भाषा संस्कृत में जाना नहीं, इसकी तो पूरी सूची है, हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय से लेके बहुत सारी जगह है, वो उस पर एक चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बताइए, जो एक बात आई और मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि मैं आपसे बात करूं कि ये थोड़े दिन मुख्यमंत्री रहेंगे और ये हटने वाले हैं और प्रधानमंत्री है, क्या आप देखते हो ये वाली रीत? मैं तो अभी आचार्य जी जो कुछ कह रहे हैं, मैं उन्होंने विस्तार से चीज़ों को रखा है, लेकिन मैं एक आम नागरिक के तौर पर इस पूरे विषय पर ये समझता हूँ कि ज्योतिष जो है वास्तविकता में, ये जैसा आपने काल गणना, गणित, खगोल और मानव जीवन, इसके बीच का एक संबंध है। हम इसको अगर इसका साइंटिफिक स्वरूप देखें, क्या होता है कि हम जब किसी बात को कन्विक्शन से, अगर हम सिर्फ घोषणाएं या भविष्यवाणियां करते हैं, तो हो सकता है वो आप जो ज्योतिषाचार्य हैं वो अपने गणित से करते हों, लेकिन अभी समाज में उसका विश्वास जमे और उसको समाज जो है किसी लॉजिकल कंक्लूजन से उसके समक्ष रखा जाए। अब ये युग बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे हम जा रहे हैं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कह देंगे, कुछ लोग उसको कहेंगे कि ये मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी आप समझते हैं कि हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। उसमें अगर कोई चीज़ यहाँ से और कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 99.9% आप कलकत्ता पहुँचेंगे, 0.01% ऐसा भी होगा कि आप नहीं पहुँचेंगे। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी। तो एक ने कहा कि मैं, जैसे सट्टे में भी होता है कि किसी ने कहा कि भाई ये टीम जीतेगी, दूसरे ने कहा नहीं ये हारेगी। अब प्रोबेबिलिटी तो दोनों है, जीत की भी है और हार की भी है। तो सवाल ये होता है कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। अगर वो रिस्क फैक्टर कम है और किसी ने उसकी घोषणा कर दी और वो हो गया, तो कहेंगे वाह भाई इनकी भविष्यवाणी तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो ज्योतिषाचार्य है। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने जो भी कैलकुलेट किया
जैसे कोई भी मैटर होता है तो हम क्या कहते हैं, भाई आप उसकी डिटेल्स भी दो साथ लगा के कि आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया। तो उसमें अगर कोई लॉजिकल, और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक लॉजिकल साइंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं किसी भी विषय का, लेकिन मेरा ज्योतिष में पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं है। मैं ज्योतिष को पूरी तरह से सम्मान देता हूं। और मैंने जैसे आपने ज्योतिष में चक्षु की बात की, तो वास्तविकता में तो सही बात है। वेदों की जो नेत्र जो है वो ज्योतिष ही है, तो हमारे वेद कहते हैं। ये तो हमारे और आपके द्वारा नहीं बनाए गए, ये तो हजारों हजार वर्ष जब से ये पृथ्वी पर सिविलाइजेशन कहिए, अगर मैं इसको भी अगर साइंटिफिक तरीके से कहूँ, तो तब से हमारे वेद, हम तो पौराणिक हैं, हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर। तो प्रश्न ये है कि जो हमारे वेदाचार्यों ने, जो हमारे उस युग में जो बातें कही गई हैं वो साइंटिफिक है, उसके पीछे लॉजिक है। और इसीलिए मैंने अपने संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूँगा कि ज्योतिष का संबंध गणित से भी है, खगोल से भी है और कालगणना से भी है, और मानव जीवन से संबंध है, उससे जाकर के बनता पूरा ज्योतिष। तो अब आपने कंक्लूजन दे दिया कुछ, आप ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन मुझे एक वो व्यक्ति है जो 100% आपकी बात को मान करके उसी पर चलेगा। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कहेगा कि आपने कहा तो है, पर इसके पीछे की कोई पृष्ठभूमि भी मुझे बताइए, क्योंकि ये तो जैसा आपने ही बताया कि पढ़ाया जा रहा है। ये जब तक युवाओं में हम उसका सही स्वरूप शायद हम नहीं पहुंचा पा रहे, और इसलिए वो मात्र भविष्यवाणियां, अब किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, आप मंत्री बनने वाले हैं, आपके माथे पर इस बात की इंगित करता है, योग है कि आप तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और बड़ा अच्छा लगेगा किसी को भी। और पूजा पाठ भी होते हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत लोग इस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं इनमें पूछने वाला था, ये राजनीति और ज्योतिष का ज्यादा संबंध दिखाएंगे। ये संबंध जब होगा जब आप बिना लॉजिक के चलेंगे, तब उसके संबंध में प्रश्न खड़े होंगे। लेकिन जब उसका लॉजिक के साथ उस बात को कहा जाएगा कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है, तो फिर किसी दूसरे को भी ये बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। थोड़ा अब संक्षेप में इसको रैप अप करते हैं बातचीत को। तो कुणाल जी, सबसे पहले तो जो बात अभी विजयन जी ने कही, और एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मंथन जो निकल कर आया अभी तक की बातचीत का, वो ये है कि छान कर अच्छा आना चाहिए और जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करना चाहिए। ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी, ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्योतिष एक ऐसी फील्ड है कि उसमें परंपरागत रूप से भी कई और बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। मैं सुबेश जी की बात का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर से ही, अपनी परंपरा से ही ज्योतिषाचार्य हैं और बड़ा अच्छी ज्योतिषीय गणना है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। कई लोग हैं जो सीखते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। कैसे तय होगा, कोई तरीका आपके दिमाग में आता है इसको लेकर? देखिए, अभी तो जो आने वाला समय है, कई लोगों ने रील देखी होगी एआई की, जो ऑटो जनरेटेड होती है। 50% लोगों ने देखी होंगी तो उनको ये समझ ही नहीं आया होगा कि ये रियल भी है कि नहीं, रियल ही समझते होंगे। तो आने वाला जो समय है, ये छानना छलनी जैसा नहीं है आसान, कि इसको छाना जा सकता है और इसकी प्योरिटी को निकाला जा सकता है। बट यहां पर मैं यही कहूंगा कि कुछ समय कुछ चीजें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य केवल कोशिश करता है, पर जो लिखा गया है, अगर किसी की किस्मत में, जैसे मेरे को पता नहीं अब इनको याद होगा कि नहीं होगा, हम यूरोप ट्रिप पे थे तो मेरे छोटे छोटे बाल थे, तो इन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि ये बाल मत काटना। तो मैंने कहा, मैंने इस बात को मजाक में लिया और मैं तो काट देता था, लेकिन एक बात पता नहीं ये याद आ गए और मैंने नहीं काटे। आज अगर इनकी, मैं जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने जीवन में,
तब पाया कि मेरी जिंदगी रुक सी जाती है, और ये जितने बढ़ गए मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तो हमेशा फ्लाइंग रहती है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे एक बात बोली थी ऐसी मस्ती मजाक में कि तेरे ऊपर जब वीनस की दशा, मैंने बताया था कि मेरे ऊपर शुक्र की दशा शुरू होगी कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब जिंदगी कैसे बदलेगी? तो आज जो वीनस की 20 साल की दशा भी शुरू हुई है, तो मैंने ये कैलकुलेट किया है कि मेरे जीवन में मुझे हर वो इंसान मिल रहा है जिसकी किस्मत अगले 1-2 महीने में बदलने वाली है। तो मैं देखता हूं कि सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है, हम केवल माध्यम मात्र हैं। ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो मनुष्य को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। अगर आप कर्म करोगे तो ज्योतिष आपकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष का जैसे अगर किसी को यह बोल दिया जाए कि बच्चे की कुंडली को देख के कि तेरी जन्म कुंडली में आईएएस आईपीएस बनने का योग है, उसने कभी सोचा ही नहीं, वो तो सीए बन गया था। अब उसने जब ये देखा कि यार ये आईएएस के भी योग है मेरी कुंडली में, उसको ये जॉब इंप्रेस करती थी कि उसको अच्छे लगते थे, उसने कहा चलो मैं भी एग्जाम दे लेता हूं। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको ये पता चला कि मैं भी आईएएस बन सकता हूं, और उसने एग्जाम दिया और वो पास हो गया और वो आईएएस बन गया। तो ज्योतिष ये चमत्कार है जो मनुष्य को मिलता रहता। अब मैं एक क्वेश्चन मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा है, अब मॉडर्न जमाना है, साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल जो फैसिलिटीज है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, तो मतलब जिज्ञासा के तौर पे पूछ रहा हूँ, उसको मैं रॉन्ग नहीं कह रहा। एक बच्चे का जन्म होता है तो उसी से उसके नक्षत्र, काल अवधि, गणना सब जुड़ती है, तभी तो उसकी जन्म पत्री बनती है। अब ज्योतिषाचार्य जी मैं जानना चाहता हूँ, कई बार बच्चा सिजेरियन होता है और उसमें भी डेट डिसाइड होता है कि आपकी सर्जरी जो है वो आज नहीं, आपकी सर्जरी हम बताइए कब करें, तो और किस टाइम करें, तो ये मतलब डिसाइड हो जाता है कि फलाने दिन इतने बजे डॉक्टर सर्जरी करके और सर्जिकल डिलीवरी होगी। तो वो बच्चा जो जन्म लेता है तो उसकी जो जन्मपत्री है उसको किस तरह देखा जाए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए, क्योंकि ये बहुत गहरा सवाल है। प्लीज सुनील जी आप पर। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि तय कर लिया हमने कि इस व्यक्ति का हमें इस नक्षत्र में, इस योग में, इस लग्न में जन्म करवाना है। तो मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ। ज्योतिष के गोई सूत्रों पर जब हम जाते हैं तो हमारे यहाँ षोडशांश तक उसको देखने का विधान है। उसमें कहीं न कहीं आपको योग मिलेगा, इस बालक का जन्म इसकी माँ का पेट करने से होगा। ये ज्योतिष की प्रामाणिकता की बात आपको बता दें। उसके सूत्रों पर जाना पड़ेगा, आपको गहराई से देखना पड़ेगा। उसके मंगल की स्थिति ऐसी मिलेगी कि इसका जन्म शरीर से ही होना है, और जिसका नहीं होना है ना, उनका डॉक्टर के तारीख समय देने के बाद भी उसको पहले बच्चा हो जाता है। ऐसे बहुत केस मेरे पास है, तो विदेशों से पूछते हैं अरे आप तो इतना बढ़िया योग। अब अच्छा, ये भी आपके प्रश्न का उत्तर एक और है, आप उस समय की काल गणना को तय कर लेंगे, लेकिन क्या हम सौर मंडल के ग्रहों को बदल सकते हैं? क्या सौर मंडल के फलित को बदल सकते हैं? क्या भौगोलिक स्थिति को बदल सकते हैं? वो तो वही रहने वाले हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो एआई जिसे हम शब्द कह रहे हैं, आर्टिफिशियल सदैव आर्टिफिशियल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल योग भी कुंडली में दिखाई देगा। ये जनरेटेड है, उसके चंद्र की स्थिति 6, 8 आएगी, 12 आएगी, उसके बच्चों की, उसकी माता की कुंडली में। अच्छा, एक और आपको सरल सूत्र देता हूँ। अधिकांश मंगलिक लोग, जो मंगल 4, 8, 12, 7 का सिद्धांत है, वहां कहीं ना कहीं माता पिता के पेट की सर्जरी होनी ही है। आप इसको ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 80% तक आप इसको एप्लीकेबल करके खूब आराम से देख सकते हैं। प्रदीप जी भी अगर किसी को बताना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं कि इन स्थानों पर है। ये प्रमाणिक सूत्र है, जैसे बुखार की टैबलेट है ना, इक्रोसिन दे दो, किसी को पूछना नहीं है। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो हमारे क्षेत्रों में हमारी ज्योतिष के विषय आई है। सुबह सरपंच जी हमारे बीच में अभी जयपुर से आ रहे हैं। इनके सगे रिश्तेदार की डेथ हो गई है,
फिर भी ज्योतिष का इतना बड़ा कार्यक्रम था और सारे आप गणमान्य व्यक्तियों ने आना था, इन्होंने इसकी इतनी गंभीरता समझी, ये सीधा इनके किसी इनके बहनोई के सगे बहनोई की डेथ होने के बावजूद वहाँ पे अपना पूरा काम करके और सीधा जयपुर से यहाँ पे आए। तो जोरदार इनके लिए तालियां, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझा। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के अब तक सिर्फ सम्मेलन होते हैं, लेकिन इस तरीके से कॉन्क्लेव नहीं होता। इसीलिए हमारे विजेंद्र गुप्ता जी के पास, सर के पास जब हम गए तो हमने इनको कहा कि सर एस्ट्रोलॉजी में आपकी आपकी जो है दिलचस्पी, तो इन्होंने एक बहुत फिल्म का डायलॉग सुना के इन्होंने हमको बताया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम लोग 2 मिनट के लिए खड़े होके जो तुम्हें सरवन सर के जो बहनों के उनके लिए एक बारी बोल रखें और उसके बाद अपने इस सेशन को और आगे चलें। प्रदीप जी, एक बात आपको कहना चाहूंगा, कई बार हमारे मुहूर्त का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। आज जो योग है ना, आज जो है तृतीया है, शनिवार है, स्वाति नक्षत्र है, इसके लिए लिखा है कदली शीत भुजंग मुख स्वाति 1 2 3। वर्षा की जो बूंद होती है वो जहाँ जहाँ जिस जिस स्थिति में गिरती है उसमें अलग अलग, वो अगर भुजंग के मुख में गिरे तो विष बन जाती है, कदली में वो जो है शीत में गिरे तो मोती बन जाती है। ये हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत है। तो आज स्वाति नक्षत्र का योग था, आपका कार्यक्रम तो अच्छा होना था। मैंने कल जब जाते समय आपसे बात की तो आपने कहा नहीं सब ठीक रहेगा। मैंने कहा सब ठीक रहने की स्थिति नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा और मैं प्रयास करके आपके यहाँ पहुंचने का भी प्रयास करूंगा। कर्तव्य हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने स्पष्ट लिखा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करो, जहाँ जितनी देर आपकी आवश्यकता है उसका निर्वहन करो और फिर कार्य पर जुट जाओ। जो प्रश्न किया था उनका एक उत्तर और दे देता हूँ कि ज्योतिष पर कितना विश्वास करते हैं। तो जब संसद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने इसका प्रस्ताव किया तो वो सब ने स्वीकार किया, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जो किसी न किसी रूप में ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता हो। कहीं ना कहीं आपके लिए लिखा आ जाए कन्या राशि में अच्छा होने वाला है ना, तो जरूर पढ़ेंगे आप उसे, और गड़बड़ होने वाला है तो आके हटा। भारत में नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपना जो है रोजाना का जो है भविष्य पढ़ते हैं, अखबार में पढ़े, टीवी पढ़े, एवाई पे पढ़े, जहां मर्जी पढ़े, लेकिन कैलेंडर में पढ़ते हैं, कैलेंडर में लिखा रहता है हर महीने का। तो ये ऐसा विषय आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया है और आगे और बढ़ाएंगे। अच्छे मुहूर्त में आपका कार्य प्रारंभ हुआ है, इसकी जो है दीर्घायु होगी। धन्यवाद। अब आगे कुछ और सेशन है, लेकिन आपको संक्षेप में जो भी आप कहना चाह रहे हैं। अभी जो सर का सवाल था ना, अभी रिसेंटली बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ है कि एक मेरा दोस्त है दुबई में, कलकत्ता की फैमिली, झुनझुन वाला, उसको बेबी होना था तो उसने कहा कि डॉक्टर ने सर्जरी से बोला है तो मुझे 1 तारीख के बाद की कोई भी डेट दे दे। तो मैंने उसको दे दी 1 तारीख। मैंने कहा वृद्धि योग है, वृद्धि योग लड़की, उसको पता था कि बेटी, क्योंकि दुबई में पता चल जाता है कि बेटी होगी। मैंने कहा वृद्धि योग है 1 तारीख को, बहुत अच्छा योग है, और वृषभ लगन में टाइम भी दे दिया। पर वो गया अपनी वाइफ के साथ अबू धाबी, अभी रिसेंटली बात है, 23 तारीख को वापस आते हुए उसको पता नहीं क्या पेन हुए और सीधा हॉस्पिटल, और उसको बेटी हो गई। ये एक एग्जाम्पल है, और इससे हमारा भरोसा बहुत मजबूत होता है। और एक जो सुबेश जी ने एक मुद्दा उठाया था, पढ़ाई लिखाई, ज्योतिष की सही जानकारी और ज्योतिष को विशुद्ध व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल करना, उसका भेद समझ में आता है। देखिए, मेरा पेट तो भरता नहीं है छोटी सी चर्चा से, मैं लंबी चर्चाओं में विश्वास भी रखता हूं और आनंद भी आता है, और मैं जानता हूं कि आप लोग भी और सुनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार सेशंस हैं एक के बाद एक, तो इस सेशन को यही विराम देते हैं। अच्छा लगा हो तो तालियों से बताइए कि कैसा लगा आपको।
सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कुणाल जी का धन्यवाद। लेकिन विजय सर, आपको फिर मंच पर और रहना है, कष्ट देंगे आपको, कुछ लोगों को सम्मानित करना है। तो कुणाल जी आपका धन्यवाद, सुरेश सर आपका बहुत बहुत